वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जैसा लास्ट हम एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ के आए थे तो उसमें हमने लिमिटेशंस देखी थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़े बोर और उन्होंने उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। किसके थ्रू एक्सप्लेन किया? तो उन्होंने प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी उसको यूटिलाइज किया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उन्होंने जो क्लासिकल फिजिक्स एज वेल एज क्वांटम फिजिक्स दोनों को यूटिलाइज करते हुए स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। तो हम उसी को अभी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे जो बोहर के पोस्टुलेट्स हैं, जैसे कि उसमें जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है और फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ फैक्ट्स इन्होंने लास्ट जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसी से उठा लिए थे, क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो एज इट इज़ थी, इनसे भी मैचअप होती थी, तो इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था। जैसे कि जो रदरफोर्ड ने भी बताया था कि एक टीनी सेंट्रल कोर है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज हम बोल दें या मोस्टली जो मास बोले एटम का, वो सभी उसी के अंदर कन्फाइंड है। तो ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था जो बोर ने भी उस चीज़ को अपनाने का काम किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि होल ऑफ द पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एंड मास is confined in a small region non nucleus। तो बेसिकली हम अभी इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं कि जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज बोल दिया जाए या मास बोल दिया जाए एटम का, वो सभी कहाँ पे कन्फाइंड है, न्यूक्लियस के अंदर। तो पोस्टुलेट नंबर 1 की हम बात करेंगे कि इनके जो पोस्टुलेट्स थे, क्योंकि जो अपना डेरिवेशन पार्ट है उन्हीं पोस्टुलेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अभी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो इन्होंने इस चीज़ को क्वांटाइजेशन कंडीशन दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई हैं। तो सबसे पहले हम एक, जैसे मान लीजिए हम बना देते हैं कि ये हमने ले लिया यहाँ पर कोई भी छोटा हमने न्यूक्लियस अपना मान लिया है, और उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं ये इसकी आउटर सेल्स जो हो जाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ सेल्स भी दिखा सकते हैं। जैसे हम जो सेंट्रल कोर है मैंने उसका डिफरेंट कलर ले लिया है, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये इसका जो न्यूक्लियस है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होंगे, ठीक है। तो अब सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्यूशन कैसे होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया क्लासिकली कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होगा किसके द्वारा, जो चार्जेस के बीच में फोर्स है, मीनिंग कोलंबियन फोर्स के द्वारा। तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कि पॉइंट 1 क्या बोलता है यहाँ पर कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है अपना, पिटल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन is balanced by the Colombian force।
इसका मतलब ये हुआ अपने पास कि दैट इज, हम लिख सकते हैं कि जो F जो सेंट्रीपिटल अपने पास हुआ, मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, इसके बराबर ही लिख लेता हूँ। दूसरा ये किसके बराबर होगा, तो दैट इज F कोलंबियन फोर्स के बराबर। ठीक है, इसके ऊपर जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। सेकेंडली उसके बाद उन्होंने बताया जो बोर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अपने से पूछी भी जाती है। क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो क्वांटाइजेशन कंडीशन के अंदर जो पॉइंट आता है अपना, तो इस चीज़ क्वांटाइजेशन का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, नेट एंगुलर मोमेंटम, वो अपना क्या है, क्वांटाइज्ड है, या हम कह सकते हैं h/2π जो फैक्टर है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स can revolve only in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h/2π फैक्टर। तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि कहना क्या चाहता है कि जो इंटीग्रल मल्टीपल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होगा, तो दैट इज nh/2π। तो इस फैक्टर का इंटीग्रल मल्टीपल है। सेकेंडली जो n होता है इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वह जो n होगा अपना, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो अपनी वेरी करेगी 1 2 एज ऑन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है अपना, बेसिकली 1 से ऊपर हम जैसे वैल्यू, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एंगुलर मोमेंटम सेकंड ऑर्बिट का बताइए, तो उस केस में हम n की जगह पे रख देंगे 2। तो अपने पास L इक्वल टू, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि यदि अपने से सेकंड ऑर्बिट का पूछा जाता है तो इसी डाटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एज जो L हमने देखा वो किसके बराबर है, nh/2π। तो मैं यहाँ पे यदि वैल्यू बनाऊँ फॉर n इज इक्वल टू 2, यदि हम बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट इज 2h/2π। तो अपने ऑप्शंस के अंदर हम इस चीज़ को मैच कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू पूछी जा रही है अपने से, वो कितनी वैल्यू पूछी जा रही है, दैट इज h/π वैल्यू। तो ऐसे करके हम अलग अलग ऑर्बिट्स का बना सकते हैं, बट अपने से बेसिकली जब पूछा जाता है तो उसमें सेकंड ऑर्बिट का ही पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से मार्क कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट के ऊपर हम चलते हैं, तो उसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट्स के अंदर, उनको हम एनर्जी स्टेट्स का नाम देते हैं। एनर्जी स्टेट्स बोल दो, या हम उसको परमिटेड लेवल्स कह सकते हैं, ठीक है, या स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉन यदि उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π फैक्टर का, तो उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को ना तो लूज करेगा, ना ही वो गेन करता है। ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। इसीलिए
हमने जैसे रदरफोर्ड मॉडल में हम देखते थे कि वो इवेंचुअली गिरना चाहिए कहाँ पर। क्लासिकल थ्योरी तो यही बोलती है कि इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट तो उसकी एनर्जी हर स्टेप पे कम होनी चाहिए और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया बोहर ने, किसके थ्रू एक्सप्लेन किया? स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मैं इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कह सकता हूँ, परमिटेड एनर्जी, परमिटेड ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स बोल सकता हूँ। तो हम यहाँ पे पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन revolves in circular orbits without losing its energy, कि बिना एनर्जी को लूज किए, नोन एज एनर्जी स्टेट्स, इनको हम बोल देते हैं एनर्जी स्टेट्स, या हम इसको कह सकते हैं और स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का मतलब उसमें वो एनर्जी का रेडिएशन होगा ही नहीं, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। या इसी को हम कह सकते हैं और परमिटेड ऑर्बिट्स। तो ये आपने इस फैक्टर को ध्यान रखना है कि एनर्जी स्टेट का पोस्टुलेट जो नंबर 3 है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी, जैसे हम बेसिकली बात करते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है एमिट करेगा या रेडिएट करेगा, तो कैसे कर सकता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। तो उसमें हमने ध्यान देना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो हमेशा वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। किसकी फॉर्म में करेगा? फोटॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को जो प्लैंक्स की कंडीशन एक प्रकार से बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट नंबर 4 है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बोलती है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रेडिएट एनर्जी, कैन रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ photons in the form of photons whenever it makes transition from higher level to lower level। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ from higher level to lower level। तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि दैट इज जो फोटोन निकलेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू वो किसके बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस E1, या फिर हम इसको E इनिशियल माइनस E फाइनल नोट कर सकते हैं, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास जो पोस्टुलेट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के। अब इन्हीं के बेस के ऊपर हम जो अपना डेरिवेशन पार्ट है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो हम हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जैसा कि आप पढ़ोगे इसमें आगे तो लेटर ऑन हम बताएंगे कि ये जो मॉडल था सिर्फ एप्लीकेबल था हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इन केस हम एनी अदर एटम के लिए लेके चलेंगे तो उसका हम जो एटॉमिक चार्ज है उसको कंसिडर करते हुए चलेंगे, और बाद में जब जेड जो एटॉमिक चार्ज है उसकी वैल्यू को हम हाइड्रोजन के लिए पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपना डेरिवेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा अप टू हाइड्रोजन एटम ओनली। तो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिलेबस इस पे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जैसे मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू निकालूंगा, वेलोसिटी
ऐसे करके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलते हैं। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई अपना न्यूक्लियस है एज इट इज़, और ये इसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर रिवॉल्व करेगा। तो मैं इस पे दिखा देता हूँ कि भाई ये अपना सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस चार्ज को हम Z इंटू ई इक्विलेंट मान लेते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे इन ऑर्बिट्स के अंदर, तो मैं इसको ई से ही दिखा लेता हूँ, और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है एज इट इज़ हम इसको आर से डिनोट कर लेते हैं कि ये अपने रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अभी हम जो पैरामीटर्स निकालेंगे उसके लिए फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो बैलेंस्ड है। किसके द्वारा बैलेंस है? कोलंबियन फोर्स के द्वारा। तो उसी को हम राइट करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एज, या पहले हम इसमें लिख सकते हैं कि हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर एन एटम having atomic charge Ze as shown. An electron revolves around it in circular path. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो F जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अपना बैलेंस्ड है किसके द्वारा? F कोलंबियन फोर्स। तो अभी इनमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमने पढ़ा होता है, F सेंट्रीपिटल किसके बराबर होता है? तो दैट इज mv स्क्वेयर ओवर r। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि F सेंट्रीपिटल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो दैट इज mv स्क्वेयर ओवर r इज इक्वल टू कोलंबियन फोर्स। तो वो मल्टीपल होता है फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाई सेकंड चार्ज। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर 1/4 पाई एक्सएलएन नोट से भी दिखा सकते हैं, या कैपिटल K से भी इस चीज़ को डिनोट करते हुए चल सकते हैं। तो जेड ई इंटू ई ओवर आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, या मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो दैट इज़ के जेड ई का स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, और इस डायरेक्शन में आ गया अपने पास एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो एक आर से पावर को कट कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मैं अभी आर की वैल्यू लिखता हूँ, तो आर की वैल्यू को मैं आर अब इधर लेके जा रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ के जेड ई स्क्वेयर बाय एम वी का स्क्वेयर। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इतना पार्ट यहाँ पे किया, इसको अच्छे से देखते चलिए क्योंकि जो डेरिवेशन है इसमें वो थोड़ा लेंथी है, और आप इसको अच्छे से समझते चलोगे स्टेप बाय स्टेप तो निकालने में आगे आसानी रहेगी। अब जो सेकंड पॉइंट आता है अपना, तो सेकंड कंडीशन थी, मैंने फर्स्ट को यूटिलाइज कर लिया, अब मैं सेकंड कंडीशन को यूटिलाइज करूँगा। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि ऑल्सो बाय क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि यदि हम क्वांटाइजेशन कंडीशन के थ्रू चलते हैं तो वहाँ से हम पढ़ के आते हैं कि जो एम वी आर जो एंगुलर मोमेंटम है अपना वो क्या रहेगा? तो दैट इज एन एच ओवर 2 पाई, इस फैक्टर का मल्टीपल होगा। अब यहाँ से भी मैं यदि रेडियस की वैल्यू बना लेता हूँ तो, या रेडियस की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों काम हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर कि यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, तो अपने पास जो वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं लिख लेता हूँ कि एम वी इंटू आर। अब आर की वैल्यू के लिए हम वापस चलते हैं। आर हमने देखा के जेड ई स्क्वेयर बाई एम वी स्क्वेयर, तो मैं इसमें रख देता हूँ के जेड ई स्क्वेयर
ओवर एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो दूसरी तरफ अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू थी दैट इज एन एच ओवर 2 पाई, तो मैं इस फैक्टर को रख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने रख दिया एन एच ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे मास से हम मास को कट कर सकते हैं, वेलोसिटी से हम एक पावर कट कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब मैं वेलोसिटी को उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर ओवर एन एच, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन अपनी बनती है। अब इसी में नेक्स्ट जैसे हम आगे चलें, यदि मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, तो मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूँ के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच सी ओवर। अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे इस चीज़ को कि मैं इसको ऐसे पुट कर रहा हूँ 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाई सी फैक्टर को मैं इधर ले लेता हूँ और एच सी फैक्टर को यहाँ पर एन फैक्टर मैंने नीचे से रिमूव कर दिया है। तो इसमें ध्यान देंगे अभी कि ये जो फैक्टर होता है इसको हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अब जो इक्वेशन अपने पास बनेगी इसमें हम लिख सकते हैं कि जो v वेलोसिटी की इक्वेशन आती है इसमें हम अल्फा सी ओवर एन इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम ये वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी रहेगी मैं वो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे वेयर जो अल्फा है अपने पास इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास वो वैल्यू 1/137 के बराबर होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो आई वो 1/137 टाइम्स सी ओवर एन, ठीक है। ये अपने पास वेलोसिटी आ गई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। तो अलग अलग ऑर्बिट की हम वेलोसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू को वेरी करवाएंगे, एन 1 रखेंगे तो उस फर्स्ट स्पीड जो पहली ऑर्बिट की, एन की वैल्यू 2 तो सेकंड लेवल में, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन अपनी बनती है कि वेलोसिटी जो आई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपने इसमें ध्यान देना है। तो इसका जो यदि हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, और उस केस में हम क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये ग्राफिकल वेरिएशन इस प्रकार से हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है वेलोसिटी और यहाँ पे एन की वैल्यू, ठीक है। अभी इससे हम बैक करेंगे और जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाई थी, जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी रेडियस, तो मैं रेडियस की वैल्यू को निकालूंगा। तो हम उसके लिए जो वैल्यू थी के जेड ई स्क्वेयर बाई एम वी स्क्वेयर, ठीक है, इस फैक्टर के ऊपर चलते हैं। तो मैं अब एक्सप्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर हमने देखा था पीछे इक्वेशन के अंदर कि एज जो रेडियस थी अपने पास वो किसके इक्विवेलेंट थी, तो दैट इज के जेड ई स्क्वेयर बाई एम वी स्क्वेयर, ठीक है। और जो वेलोसिटी हमने बनाई थी, वेलोसिटी का रिलेशन हम निकालते हैं। ऑल्सो जो v थी अपने पास वो वैल्यू दैट इज 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को यूटिलाइज करूँगा। ऑल्सो v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच, ठीक है। अभी इस फैक्टर के अंदर हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है हम इस इक्वेशन को
यहाँ पे पुट कर देंगे वेलोसिटी की जगह पर, ठीक है। तो अपना जो रिजल्ट रहेगा वो किस प्रकार से फॉर्म होता है, तो चलिए देखते हैं कि R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई एम, तो मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो थी अपने पास थी 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाई एन एच, इस कंप्लीट फैक्टर का स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू को बनाते हैं, तो मैं इस पे लिख सकता हूँ कि रेडियस अपने पास कितनी आएगी, तो दैट इज़, अभी यहाँ पे हम देखें तो फैक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास सोल्व होके वैल्यू आ जाएगी कि R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई एम इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपने पास हो गया नीचे 2 पाई, तो दैट इज़ 4 पाई का स्क्वेयर, के का स्क्वेयर, जेड का स्क्वेयर, ई की पावर 4 ओवर एन एच, एन का स्क्वेयर एच का स्क्वेयर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर है वो चला जाएगा ऊपर, और के जेड, तो यहाँ पे के की पावर 1 कट कर सकते हैं, जेड की पावर कट कर सकते हैं, ई स्क्वेयर से कट करके यहाँ पे 2 पावर बचेंगी। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसकी वैल्यू अपने पास बन जाएगी, रेडियस के अंदर मेरे पास आ गया एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई का स्क्वेयर एम के जेड ई का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू बचती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आर की वेरिएशन यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ देखें तो डायरेक्टली वेरिएशन है एन स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं, हम डिफरेंट कलर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये जो फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के अंदर ये सारे कांस्टेंट हैं, और इस कांस्टेंट को हम आर नोट का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम साइड में लिख सकते हैं कि वेयर आर नोट जो आया अपने पास वो किसके इक्वल होगा, तो दैट इज एच स्क्वेयर बाई 4 पाई का स्क्वेयर एम के जेड ई का स्क्वेयर, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.53 जो फर्मी के अंदर इसकी वैल्यू होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो रेडियस थी ऑर्बिट की वो स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ वेरी करती है। तो ये दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे परफॉर्म किया अभी, और इसकी ग्राफिकल वेरिएशन हम दिखाते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की, तो हम वो चीज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर के हैं तो इस केस में हम बता सकते हैं कि वेरिएशन इस प्रकार से चली जाएगी, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे एन, और ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट जैसे जो आर नोट है वो 0.53 मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इतना अपना फर्मी के अंदर रहेगी, तो सेम वैल्यू ये हम आगे बना सकते हैं, ठीक है, कि कितनी कितनी वैल्यू इसके अंदर आगे ऑर्बिट्स में जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 स्क्वायर जैसे वैल्यू फिक्स आ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर, एज ऑन हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसके अंदर हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या रहेगा। तो मैं चलता हूँ आगे, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हम निकालने वाले क्या है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर हम लिख सकते हैं भाई टाइम क्या होगा अपने पास। तो मैं बता सकता हूँ टाइम का मतलब होता है बेसिकली कि डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि एज जो टी होगा अपने पास वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो अब इसी फैक्टर के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हुए चलेंगे और अपने आप रिजल्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। तो अभी हम पेज के ऊपर वापस जाएंगे, मैं रेडियस की वैल्यू को निकालने वाला हूँ, ठीक है, और अपने पास दूसरी जो वेलोसिटी की वैल्यू है उनको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जैसे वेलोसिटी रेडियस में देखता हूँ तो रेडियस अपने पास आ रखी थी एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई का स्क्वेयर। तो मैं इसमें रख सकता हूँ रेडियस की वैल्यू, ये कितनी थी अपने पास एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई में 4 पाई
एम के जेड ई का स्क्वायर। ठीक है। सेकेंडली अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू हमने देखनी है, तो वेलोसिटी हमने बनाई थी, वेलोसिटी अपने पास कितनी आई थी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। तो अब इसमें ध्यान देंगे कि जो एन एच फैक्टर है अपना यहाँ पर, ये कहाँ पे चला जाएगा ऊपर। 2 पाई से मैं 2 पाई को कट कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आएगा वो कितना हो गया, तो दैट इज एन क्यूब एच क्यूब डिवाइड बाई मेरे पास बन गया 4 पाई एम के का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, और ई की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से क्लियरली हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो वो एन क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी आ गया। इसका मतलब वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी क्यूबिकल वेरिएशन के साथ टाइम पीरियड चलेगा। इसी के ऊपर यदि हम फ्रीक्वेंसी निकालें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को देखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ के आते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, टाइम पीरियड का। ठीक है। तो उस चीज़ से हम यदि देखें तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली जा रहा है क्यूब के अंदर। तो इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होगा हल्का सा हम इस तरफ कर देते हैं, तो बाई में 1 बाय एन क्यूब। तो ये अपनी वेरिएशन हो जाएगी इसके अंदर अकॉर्डिंग टू जो फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इससे आगे हम चलेंगे तो हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम फिर यूटिलाइज करेंगे और उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम निकालने वाले हैं अभी एनर्जी, एनर्जी ऑफ एटम। तो यदि हम इस मॉडल को एप्लीकेबल 1 के हाइड्रोजन एटम पे करेंगे तो हम जो एटॉमिक नंबर है अपना जेड, उसकी वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा सम होगी, द टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज, वो एल्जेब्रिक सम होगी अपने पास। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज, हम लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी यहाँ पे E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो पोस्टुलेट हमने बनाया था उसके ऊपर आते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाई आर अपने पास आया था। यदि इस फैक्टर को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 1/2 से इधर करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे हम देखें, इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अपने पास यहाँ पे कितना था, एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू इस तरफ कितना था, तो दैट इज के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरफ भी करना पड़ेगा 1/2 से। तो मैं इस चीज़ को राइट कर सकता हूँ कि ये क्या बन गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे सामने है, हम इस पर क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r। तो अब वापस आते हैं अपने पार्ट के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आई अपने पास ये बन गई है, दैट इज के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अपने पास किसके बराबर रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ के आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है चार्ज मल्टीपल किसका, पोटेंशियल का। तो अभी चार्ज हमने कंसिडर किया था इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा था। तो पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान रहे साइन जो होता है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा के चलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यदि इलेक्ट्रॉन के लिए आ रही तो माइनस ई, और पोटेंशियल अपना किसके बराबर हो जाएगा, तो दैट इज के जेड ई ओवर आर। तो
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस के जेड ई स्क्वेयर और आर, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। इसको मैं इसके साथ ऐड ऑन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि नेगेटिव साइन आया अपने पास के जेड ई स्क्वेयर और आर। ठीक है, तो अब इस फैक्टर में से यदि हम देखें तो मैं के जेड ई स्क्वेयर और आर जो फैक्टर है वो हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 1/2 और माइनस में बच गया 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी आएगी वो माइनस अपने पास बच गया 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, ये अपने पास वैल्यू आ गया एनर्जी के लिए। अब यदि इसी डेटा को हम, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर अपने से पूछा जाता है एनर्जी उसकी दे देगा, काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो वहाँ से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी जो आई अपने पास ये माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही तो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में आती है, माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r, तो सिर्फ नेगेटिव साइन बचता है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। अब दूसरी तरफ हम इसी चीज़ को आगे देखें, यदि पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन तो आएगा ही, और काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन यदि हम देखें तो पोटेंशियल डबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को यदि मैं कैपिटल यू से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ को किसके इक्विवेलेंट लिखूंगा, तो दैट इज 2 टाइम्स एनर्जी। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं कि अपने से पोटेंशियल पूछी जाती है, मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो बताइए पोटेंशियल कितनी होगी, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जो एनर्जी की इक्वेशन आई है इसके ऊपर चलते हैं, तो हमने अभी रिजल्ट निकाला यहाँ पर कि एज जो टोटल एनर्जी अपने पास होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट गिवन बाय, तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो किसके इक्विवेलेंट आया टोटल एनर्जी के लिए, तो हमने देखा E इज इक्वल टू मेरे पास बचता है -1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू बनी थी। अभी जो आर की वैल्यू थी हमने बनाई थी यहाँ पर, तो आर की वैल्यू को हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे और एनर्जी को हम इन सभी पैरामीटर्स के रूप में ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पुट किया था कि एज जो आर अपने पास होता है उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आई थी, तो हमने देखा था आर जो था वो अपने पास था n स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई एम के जेड ई का स्क्वेयर। ठीक है, वापस क्रॉस चेक कर देते हैं, n स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई का स्क्वेयर। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई का स्क्वेयर। अब ये जो आर की वैल्यू है हम इस चीज़ में यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना किस प्रकार से चेंज होगा, तो इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज़ मैंने रख लिया, के जेड ई का स्क्वेयर बाई, तो बाई आर की वैल्यू हम रखेंगे, तो दैट इज n स्क्वेयर एच स्क्वेयर और डिवीजन के अंदर अपने पास जाएगा 4 पाई का स्क्वेयर एम के जेड ई का स्क्वेयर। तो ये सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं। ये पूरा लेंथी डेरिवेशन है, अच्छे से इसको समझते चलोगे तो ही हम इसको वन शॉट पे कर सकते हैं। तो मैं इस पे राइट कर सकता हूँ कि मेरे पास ऊपर वैल्यू आती है 4 पाई का स्क्वेयर एम एज इट इज़, के की पावर हो जाएगी 2, जेड की पावर 2, ई की पावर होगी अपने पास 4 डिवाइड बाई में n स्क्वेयर एच स्क्वेयर। तो यहाँ से इस फैक्टर को हम हटा दें तो अपने पास 2 बन जाता है। अब जो एनर्जी मेरे पास फाइनली बचती है उसकी वैल्यू हम देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आई, तो -2 पाई का स्क्वेयर एम के का स्क्वेयर जेड का स्क्वेयर ई की पावर 4 बाई n स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये अपने पास आता है। अब इसको हम एप्लीकेबल करेंगे ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या किसी और अदर एटम के लिए भी देखते हैं।
तो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये -13.6, ठीक है, और जेड स्क्वेयर जो है इस फैक्टर को रख लेंगे साथ में बटे में n का स्क्वेयर। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ अपनी इक्वेशन आती है, ठीक है। और यदि हम इसको एप्लीकेबल करते हैं ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि फॉर हाइड्रोजन लाइक जो एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो इस पैरामीटर के अंदर हम बता सकते हैं कि जो एनर्जी बनी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपने इम्पोर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं वो इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जितना भी फैक्टर था यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो फैक्टर है हमने यहाँ पे देखा कि जो फैक्टर था अपने पास, तो फैक्टर कितना था, दैट इज 2 पाई स्क्वेयर एम के, ये जो जेड को छोड़ते हुए हम आगे चल रहे हैं, ये सारा फैक्टर जो है कांस्टेंट था अपने पास। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट अपनी बोली जाती है, यदि n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिमिलर वे में मैं सेकंड रखता हूँ तो n की वैल्यू 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी आएगी वो -3.4। ऐसे ही हम 3 रखेंगे n की तो -1.51, 4 रखेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज ऑन इन्फिनिटी के ऊपर जो एनर्जी रहेगी वो अपने जीरो कंसिडर की जाती है। तो सिमिलर वे के अंदर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो अपना प्लॉट किया जा सकता है। इसके ऊपर आप अपनी बुक से क्रॉस चेक कर सकते हो इस चीज़ को और उसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो वो पार्ट जो रहेगा और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसको एक बार थ्रोली आप रिवाइज करिए अच्छे से। आप कंप्लीटली जो बोहर एटॉमिक मॉडल आपने यदि अच्छे से पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा वन शॉट के अंदर ही, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।